प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आश्वस्त हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ और आनंद में होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है संवैधानिक विकास। इससे पहले भी अपन ने जो 2 वीडियो बनाए थे वो संवैधानिक विकास से संबंधित थे। तो उसी श्रृंखला में अपन संवैधानिक विकास के जो अन्य भारत शासन अधिनियम है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा अधिनियम सहयोग नीति के तहत पारित नहीं किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे सहयोग नीति और ये सहयोग नीति शब्द जो है अस्तित्व में क्यों आया था, आपको पता है कि जब 1857 की क्रांति का परिणाम देखा था अंग्रेजों ने, तो उन्होंने तय किया कि अब भारतीयों के सहयोग के बिना भारत में शासन करना बहुत ही मुश्किल होगा, तो भारतीयों के सहयोग से इस शासन व्यवस्था को तय किया जाए। इसलिए उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद 3 अधिनियम ऐसे बनाए थे जो सहयोग नीति के तहत पारित हुए थे। आपको क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा गया कि ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा अधिनियम सहयोग नीति के तहत पारित नहीं किया गया था, तो नहीं कौन सा है वो आपको बताना है। तो ये आपका राइट आंसर आएगा 1858। देखो, 1861, 1892 और 1909 ये तीनों अधिनियम ऐसे थे जो सहयोग नीति के तहत ही पारित किए गए थे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत। विकेंद्रीकरण का मतलब प्रांतों को स्वायत्तता देना। तो आपको पता है कि प्रांतों को स्वायत्तता पहली बार 1861 के अधिनियम में दी गई थी कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनको कानून बनाने की शक्ति से जो वंचित किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में, वो अब उनकी कानून बनाने की शक्ति उनको पुनः वापस दे दी गई थी। तो यहीं से विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है। तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो आपका राइट आंसर रहेगा 1861 का भारत शासन अधिनियम। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1861 की कौन सी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे 1861 का जो अधिनियम है उसके बारे में पूछा गया और उसकी कौन सी विशेषता नहीं है वो आपको बतानी है। तो देखो, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल शुरुआत की गई थी, ये आपका राइट कथन है। इसी के तहत तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को भारतीय प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को। तो वहीं से भारतीय प्रतिनिधियों को इसमें शामिल करने, कानून बनाने की प्रक्रिया में शुरुआत हो चुकी थी। तो ये बिल्कुल 1861 के अधिनियम के तहत ही हुआ था। सेकंड ऑप्शन है बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और इसके साथ साथ पंजाब। ये 3 ऐसे प्रांत थे उस समय कि विधान परिषद का गठन हो चुका था। तो यहाँ पे 1861 के अधिनियम के तहत 3 ऐसे प्रांत थे जिसमें विधान परिषद का भी गठन हुआ था। और ये कब कब हुआ, यह आपसे पूछा जा सकता है। ये इस अधिनियम के तहत इन तीनों प्रांतों में विधान परिषद का गठन हुआ, लेकिन बंगाल में कब हुआ था, ये 1862 में। इसी प्रकार अगर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की पूछी जाए तो 1866 में। इसी प्रकार पंजाब की पूछी जाए तो 1897 में। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन हुआ। आपका आंसर आएगा 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत। किस वर्ष स्थापना की गई थी, बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में। पोर्टफोलियो प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है। देखो, विभागहीन मंत्री आज भी हमारी जो संसदीय प्रणाली उसमें अस्तित्व है। जैसे हम मंत्री परिषद के सदस्यों के अलावा संसदीय सचिव बनाते हैं, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाते हैं, वो केंद्र सरकार में बनते हैं, विभिन्न प्रांतों की सरकार वहाँ पे बनते हैं। संसदीय सचिव वो होते हैं जो एक राज्य स्तर के मंत्री का उनको दर्जा तो प्राप्त होता है, लेकिन वो विभागहीन मंत्री होते हैं, किसी भी प्रकार का उनके पास कोई विभाग नहीं होता है। तो पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता देने का जो प्रयास किया गया था वो 1858 के भारत शासन अधिनियम में भी किया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लेकिन वो प्रयास असफल रहा था। उसके बाद यहाँ पे पोर्टफोलियो जो प्रणाली है, यानी कि विभागहीन मंत्रियों की जो नियुक्ति की मान्यता मिली थी, वो 1861 के अधिनियम में प्राप्त हुई है। तो ये कथन भी आपका सही है। इससे नेक्स्ट है कि वायसराय को आपातकाल के समय काउंसिल की संस्तुति से अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो आप जानते हैं कि वर्तमान में भी राष्ट्रपति जब संसद के किसी सदन में सत्र नहीं चल रहा है, या फिर राज्यपाल अगर विधानमंडल के किसी सदन में सत्र नहीं चल रहा है, तो वो अध्यादेश जारी करके कानून का निर्माण कर सकता है। तो उसी प्रकार उस 1861 के शासन के समय भी, भारत शासन अधिनियम के समय भी, वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। लेकिन वर्तमान में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल को है, वो मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर जारी की जाती है, इसलिए उसको हम विधायी शक्ति कहते हैं। लेकिन उस समय जो वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, वो उसकी बिना
यानी कि किसी भी प्रकार के काउंसिल से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है काउंसिल की संस्तुति से, तो इसी प्रकार यहाँ पे ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यही आपका राइट ऑप्शन है कि कौन सी विशेषता नहीं है। देखो उस समय वायसराय को जो आपातकाल के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, उसकी अधिकतम वैधता 6 माह थी। आज के समय जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल को, सॉरी राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, उसकी सदन के सत्र में आने के बाद अधिकतम अवधि 6 सप्ताह या 42 दिन की होती है। तो ये सभी बातें 1861 के अधिनियम से ही संबंधित हैं और इसका राइट आंसर हो गया डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें ब्रिटिश भारत में संसदीय व्यवस्था का शुभारंभ किस अधिनियम के तहत किया गया। तो यहाँ पे देखो संसदीय व्यवस्था की जगह एक वर्ड और भी आ सकता है, विधानमंडल व्यवस्था। तो चाहे संसदीय व्यवस्था पूछे चाहे विधानमंडल व्यवस्था पूछे, आपका राइट आंसर होगा 1892। तो 1892 के अधिनियम के तहत संसदीय व्यवस्था का यहाँ पे शुभारंभ हुआ था। और संसदीय व्यवस्था से यहाँ पे आज से ये है कि जो विधान परिषद के सदस्य थे, उन विधान परिषद के सदस्यों को अब कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो गया था और बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। इसीलिए इसको संसदीय व्यवस्था का शुभारंभ माना जाता है, इस अधिनियम को। इसके अलावा जो ये अधिनियम है, यहाँ पे जो उनके सदस्य है, उनके एक निर्वाचन की व्यवस्था का भी प्रारंभ हो गया था। तो निर्वाचन का मतलब यहाँ पे जो केंद्रीय विधान परिषद है, उसमें जो गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति होगी वो वायसराय करेगा, जबकि प्रांतों के जो गवर्नर हैं उनको भी गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार था, लेकिन वहाँ पे वो किसकी सहमति से करेंगे, जैसे जमींदारा संघ है, व्यापार संघ है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, व्यापार संघ है, इनकी संस्तुति के बाद ही कर सकेंगे। तो ये सभी बातें 1892 के अधिनियम से संबंधित हैं। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये व्यवस्था की गई है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1909 की विशेषता है। तो पहले तो आप ये बात याद रखनी है आपको, 1909 का जो अधिनियम है, इसका एक दूसरा नाम और भी है, इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। और इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो भारत राज्य सचिव था वो जॉन मार्ले था और उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड मिंटो था। तो उनके द्वारा यहाँ पे एक इस प्रारूप तैयार किया गया था इस अधिनियम का, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। और इसी अधिनियम के तहत देखो यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि इसकी विशेषता है, तो पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। यह आपका राइट कथन है। इसी ऑप्शन से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, क्योंकि उस समय वायसराय वो ही थे। और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिमों को बांटने के उद्देश्य से यहाँ पे मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इसका मतलब अगर कोई प्रतिनिधि मुस्लिम है तो उसके लिए मतदाता भी मुस्लिम ही होगा, कोई दूसरे वर्ग का मतदाता नहीं बन सकता है। सेकंड ऑप्शन है विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार और बजट पर संकल्पना रखने का अधिकार भी दिया गया था। देखो संसदीय व्यवस्था तो 1892 के भारत शासन अधिनियम में शुरू हो गई थी, लेकिन वहाँ पे जो विधान परिषद के सदस्य थे उनको कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त कौन से अधिनियम से हुआ है, 1909 के अधिनियम से हुआ है। और बजट पर संकल्पना रखने का अधिकार भी इसी अधिनियम से प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपका राइट कथन है। और वायसराय की कार्यपालिका परिषद में पहली बार विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा है, उसको भारतीय विधि सदस्य के रूप में पहला भारतीय सदस्य शामिल किया गया था वायसराय की कार्यपालिका परिषद में। तो ये आपका राइट कथन है, ये भी बिल्कुल राइट कथन है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनता है वो यही है कि सारे के सारे कथन हैं वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखो इस अधिनियम की और भी प्रमुख विशेषताएं हैं कि पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद है, उसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। और केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी गैर सरकारी सदस्यों का मतलब भारतीय लोग, तो भारतीय लोग जहाँ 16 थे वहाँ पे उनको बढ़ा करके उनकी संख्या 60 कर दी गई थी। लेकिन अभी भी जो बहुमत है वो सरकारी सदस्यों की मान्यता थी कि अभी भी बहुमत किसका रहेगा, सरकारी सदस्यों का, इसका मतलब ब्रिटेन के सदस्यों का ही रहेगा। जबकि प्रांतीय विधान परिषद में भी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, वहाँ पे मान्यता दे दी गई थी कि यहाँ पे बहुमत गैर सरकारी सदस्यों का भी हो सकता है। तो ये दो बातें हैं, ये भी आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। और इसका अन्य नाम क्या है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है। और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का जनक कौन है, लॉर्ड मिंटो है। और पहली बार मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो पृथक निर्वाचन के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रावधान किया गया था वो इसी एक्ट के तहत किया गया था 1909 के तहत।
और विधान परिषद के सदस्यों को पहली बार पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर संकल्पना रखने का अधिकार इस अधिनियम के तहत। और वायसराय को कार्यपालिका परिषद के रूप में पहली बार किसी भारतीय को विदेश सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, और उसका नाम क्या है? एस.पी. सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता कौन सी है? तो देखो 1919 का अधिनियम है, इसके बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि 1919 का अधिनियम है, इसका अन्य नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय तत्कालीन जो भारत राज्य सचिव था वो मॉन्टेग्यू था, और जबकि जो वायसराय था वो चेम्सफोर्ड था, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। देखो इसी अधिनियम के तहत पहली बार प्रांतों में दवेश शासन व्यवस्था। दवेश शासन व्यवस्था का मतलब केंद्रीय और प्रांतीय जो विषय हैं उनकी सूची बनाई गई, उनको अलग अलग किया गया, और प्रांतीय जो विषय है उनको दो भागों में बांट दिया गया। एक आरक्षित विषय होगा और एक स्थानांतरित विषय होगा। आरक्षित और स्थानांतरित दोनों विषयों पर कानून बनाने की शक्ति गवर्नर वायसराय को रहेगी, लेकिन वायसराय जब आरक्षित विषयों पर कानून बनाएगा तो कार्यपालिका के उन सदस्यों की सहायता लेगा जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। लेकिन जब वह स्थानांतरित विषयों के ऊपर कानून बनाएगा तो कार्यपालिका के उन सदस्यों की सहायता लेगा जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो इस प्रकार से प्रांतों में दवेश शासन व्यवस्था का शुभारंभ 1919 के अधिनियम के तहत हो जाता है, और देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था, जो आज वर्तमान में लोकसभा राज्यसभा है, उसी प्रकार वहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। एक केंद्रीय विधानसभा बनी तो दूसरी राज्य परिषद बनी। वही केंद्रीय विधानसभा 1954 में जाकर के लोकसभा के रूप में परिवर्तित हो गई, और राज्य परिषद राज्यसभा के रूप में परिवर्तित हो गई। तो यहाँ पे देश में पहली बार जो द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था वो इसी अधिनियम के तहत हुआ था। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। और यहाँ पे केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यानी कि केंद्र स्तर पर जो भर्तियों के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। हालांकि कालांतर में इसका नाम बदल करके और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया। और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब होता है ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका 1926 में हुआ था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हुआ था, और किसकी सिफारिश के आधार पर? ली आयोग की सिफारिश के आधार पर। ये दोनों ही बातें याद रखनी है। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन तो 1919 के अधिनियम के तहत किस कमीशन की सिफारिश के आधार पर? ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर। कब किया गया था? 1926 में। और केंद्रीय बजट और राज्य बजट उस समय एक साथ पारित होते थे, लेकिन 1919 के अधिनियम के तहत इनको अलग अलग कर दिया गया कि और राज्यों को अपना बजट रखने की स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। और ये समिति कौन सी थी वो भी आपको ध्यान रखनी है कि केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग करने के लिए किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? एक वर्ष समिति। तो दोस्तों एक वर्ष समिति का जो गठन किया गया था वो 1921 में किया गया था, और उसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1924 में दी थी। और कब पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर आएगा 1925 में अलग किया गया था। तो यहाँ पे आपसे विशेषता पूछी है तो सारी की सारी विशेषता 1919 के अधिनियम की है। आपका राइट आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। तो देखो 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में दवेश शासन व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, केंद्रीय लोक सेवा का गठन, बजट, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, ये सभी बातें इसी एक्ट की हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा गया कि 1919 का जो अधिनियम है उसके तहत असंगत कथन कौन सा? आपको असंगत कथन बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसमें कुल 6 सदस्य होंगे, उसमें से 3 सदस्य भारतीय होना क्या कर दिया? आवश्यक कर दिया। लेकिन अभी भी इस कार्यकारी परिषद का कमांडर इन चीफ कौन होगा? ब्रिटिश सदस्य ही होगा। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में कमांडर इन चीफ को छोड़कर 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया, ये राइट कथन है। सांप्रदायिकता के आधार पर जो पहली बार मुस्लिम वर्ग के लिए निर्वाचन व्यवस्था 1909 में की गई थी, अब उसका और विस्तार कर दिया गया। और कौन कौन से वर्ग के लिए विस्तार किया गया? सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और यूरोपियों के लिए। इन वर्गों के लिए भी अब पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार कर दिया गया था कि अगर कोई सिख उम्मीदवार है तो उसको सिख मतदाता ही वोट डालेगा, कोई भारतीय ईसाई उम्मीदवार है तो उसको भारतीय ईसाई वही मतदाता है वही वोट डालेगा। तो इस प्रकार से इसका विस्तार कर दिया गया था। और जो यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की जो शुरुआत हो गई थी 1919 के अधिनियम में, उसमें यह भी तय कर दिया गया था कि संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर मत देने का अधिकार मिलेगा। जिसके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, जो इनकम टैक्स पे करता है, जो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था। यानी कि जो कुल जो मतदाताओं की संख्या थी उनका करीबन 5% लोगों को वहाँ पे वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर जो सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार देने का अधिकार दिया गया था वो इसी अधिनियम के तहत दिया गया था। ये भी आपका राइट कथन है
इससे नेक्स्ट ऑप्शन है कि लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक कार्यालय खोला गया और भारत राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो दोस्तों ये ऑप्शन है ये बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि भारत राज्य सचिव जो था वो अब तक जो काम कर रहा था वो सारे काम अब लंदन में स्थित जो भारत का उच्चायुक्त का कार्यालय खोला गया था उसको सौंप दिए गए थे, अब वो काम करेगा। लेकिन यहाँ पे विपरीत लिख रखा है कि लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय के कार्य भारत राज्य सचिव को स्थानांतरित, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाता है और आपका राइट आंसर यही हो जाता है क्योंकि आपसे असंगत पूछा है। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में 10 वर्ष बाद वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई थी। तो आप जानते हैं कि 1919 का जो अधिनियम है उसमें ये प्रावधान किया गया था कि हम 10 वर्ष के बाद एक आयोग का गठन करेंगे और उसके माध्यम से जांच करेंगे कि 1919 के अधिनियम के प्रावधान कितनी हद तक लागू हैं, कितने कारगर साबित हुए हैं, कितना उनका प्रभाव पड़ा है जनता के ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पे जो वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई थी वो 1919 के अधिनियम में की गई थी। लेकिन ये 10 साल के बजाय 2 साल पहले ही 1927 में ब्रिटिश संसद के द्वारा एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया और उस आयोग का नाम है साइमन आयोग, जो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। ये 7 सदस्यीय साइमन आयोग था। सारे के सारे सदस्य ब्रिटिश सदस्य थे, इसलिए भारतीय सदस्यों ने इनका विरोध किया और गो साइमन बैक के नारे लगाए। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी और इस आयोग ने साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब रखी थी? 1930 में अपनी रिपोर्ट को रख दिया था। और रिपोर्ट में कहा कि प्रांतों में जो अभी द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ हुआ है वो बिल्कुल उचित है। इसके अलावा यहाँ पे राज्यों में सरकारों का विस्तार किया गया है वो भी सही है, और जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की गई है वो भी सही है। तो इसी आधार पर भारतीय लोग बढ़ गए कि सांप्रदायिकता के आधार पर जो निर्वाचन व्यवस्था वो कतई सही नहीं है। उससे भारतीयों में क्या है, यानी कि असमंजस की भावना पैदा हो गई है, एक विरोध की भावना पैदा हो गई है। इसीलिए उन्होंने इस रिपोर्ट का बहिष्कार किया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय जो रियासत थी, देसी रियासत थी, उनको बुला करके और 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए और उनके इस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा की। और जैसे ही चर्चा की जाती है उसके बाद एक प्रस्ताव तैयार हो जाता है जिसको संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र कहा जाता है। और ये संवैधानिक सुधारों का जो श्वेत पत्र है इसको फिर ब्रिटेन की संसद में संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाता है और कुछ संशोधनों के साथ इसको फिर भारत शासन अधिनियम 1935 में विलय कर दिया जाता है। तो ये सभी बातें थी इस एक्ट की। इससे नेक्स्ट है पूना पैक्ट समझौता है ये। और पूना पैक्ट समझौता कब संपन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 26 सितंबर 1932। पूना पैक्ट समझौता था क्या? आप जानते हैं कि तत्कालीन जो वाइसराय था रैमजे मैकडोनाल्ड, उसने एक कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत के नाम से एक घोषणा पत्र जारी किया था। उसमें कहा कि जब मुस्लिम, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय और इनको जब अलग से पृथक निर्वाचन व्यवस्था के लिए कर दी गई है तो दलितों के लिए क्यों नहीं की गई है? और उन्होंने कहा कि मैं दलितों को भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था इनके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो इस पर गांधी जी है वो भड़क गए थे। गांधी जी ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी ने कहा कि आप ये तो सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय सब अलग हैं, लेकिन दलित जो वर्ग है वो तो हिंदू धर्म का ही एक अंग है। तो उन्होंने कहा, तो उस समय गांधी जी पूना की यरवदा जेल में थे और उन्होंने वहीं पेंशन प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में दलित नेताओं और गांधी जी के बीच में एक बातचीत होती है, एक समझौता होता है, उसी को पूना पैक्ट समझौता कहा। हालांकि गांधी जी दलितों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के हक में ही थे। उन्होंने कहा कि इनको जो उचित प्रतिनिधित्व मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन आरक्षण के रूप में नहीं मिलना चाहिए, यानी कि सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं मिलना चाहिए, पृथक निर्वाचन व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इनके लिए सीट आरक्षित कर दी जाए। तो पूना पैक्ट समझौता के तहत इनके लिए सीट आरक्षित की गई थी। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे वर्तमान में भी हमारे SC और ST को अभी भी सीट जैसे आरक्षित प्राप्त हैं। तो ये पूना पैक्ट समझौता है 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और दलित नेताओं के बीच में संपन्न हुआ था। इससे नेक्स्ट है संवैधानिक सुधारों के श्वेत पत्र की सिफारिशों को कौन से भारत शासन अधिनियम के तहत शामिल किया गया था? तो ये अभी आपने पढ़ा था कि जो संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र है वो ब्रिटेन की संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा गया था। उसने कुछ संशोधन किए और उन संशोधनों के बाद इसको भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया था। तो दोस्तों ये आज के 10 क्वेश्चन थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से इनको समझ में आया होगा और आप इनका बार बार अध्ययन करें तो आपको अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैं आपके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।